हो गया। ये कैसे हटेगा? हम्म? इस पर। अच्छा, ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये? दूसरा कलर नहीं हो जाएगा? ये वाला कर देते हैं, रेड वाला। नहीं, बहुत मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर दीजिए। ठीक ठीक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। आप लोगों को पिछली बार एक क्लास हमने लिया था तो बताया था कि कोई पूछे आपसे प्रशासन क्या है, तो देखो हिंदी में थोड़ा सा आपको तरीका बदलना पड़ेगा बताने के लिए। प्र उपसर्ग से ये उपसर्ग है, यानी जिसे जोड़ा गया है अलग से, और ये शासन है। दूसरे शब्दों में ये लातीनी शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रियर प्लस मिनिस्ट्रियर से बना है। यानी हिंदी में थोड़ा इस तरह से करेंगे और अंग्रेजी में इस तरह से, यानी कि जो शासन के बाद आए। आज हम लोग इसको पर चर्चा करेंगे, जो शासन के बाद आए, और इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेयर, जन कल्याण के लिए कार्य करना, चीजों का सरकारी यानी लोक नीतियों का कार्यान्वयन या प्रबंध, लोक नीतियों का क्रियान्वयन, एक्सिक्यूशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और जन कल्याण के लिए कार्य करना, लक्ष्य प्राप्त करना। डिटरमिन्ड एक्शन इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन गोल, किसी साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना। मैं इसकी अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, डिटरमिन्ड एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल, PURSUIT, परस्यूट ऑफ कॉमन, यानी जो आम लोगों से संबंधित हो, कॉमन गोल, और टू वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के लिए कार्य करना, आम लोगों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना, यानी प्रतिबद्ध लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में कमर कस करके मिशन की तरह लग जाना कि हमको ये करना ही करना है। यानी कि एकदम से जैसे आप जैसे गोताखोर होते हैं, उनसे कह दिए भाई समुद्र में गोता लगा करके या नदी में गोता लगा करके XYZ को ढूंढना है, तो वो ये नहीं सोचते कि हम मरेंगे कि जिएंगे, बस वो गोता लगाने के बारे में सोचते हैं। वैसे ही IAS बनने के लिए एक जुनून, पैशन होना चाहिए। एक मिशन की तरह से जब आप काम करेंगे तभी हो पाएगा। दूसरे शब्दों में उसी में जीना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी को लेकर के सोना है, तब जाकर के आप IAS बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में दिन रात उसी का धुन होना चाहिए कि हमको IAS बनना है, IAS बनना है, IAS बनना है। तो चीजें अपने आप उसी हिसाब से आप चाय पियोगे, उसी हिसाब से आप खाना खाओगे, उसी हिसाब से लोगों से बातचीत करोगे। कोई अहंकार नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि चाय सुरुक के पी रहे हैं, खाना जो है चपर चपर खा रहे हैं, ऐसा नहीं। सोफिस्टिकेशन आ जाएगा अपने आप। जब आप IAS बनने का लक्ष्य बना लोगे
तो अपने आप चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में आपके जेहन में उसी तरह से चीजें बदलने लगेंगी। तो पहले तो आप जो है शासन और उप प्रशासन का अर्थ समझ लीजिए। जो शासन के बाद आए उसे प्रशासन कहते हैं, प्र उपसर्ग है। यहां तो अंग्रेजी का हमने लातीनी शब्द है एड प्लस मिनिस्ट्रेयर। मिनिस्ट्रेयर का मतलब होता है को करना, लागू, इसी से मिनिस्टर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में एडमिनिस्टर यानी किसी चीज को क्रियान्वित करना या लागू करना या करना। दूसरे शब्दों में एड प्लस मिनिस्ट्रेयर से एडमिनिस्ट्रेशन बना है। लेकिन हिंदी वाले का थोड़ा सा अर्थ हम समझा देते हैं आपको। हम अभी मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर, ये पेपर फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, और वो है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अर्थ, विषय क्षेत्र। आज हम लोग विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। कल हम लोग चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस पर। तो पहला टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यानी अर्थ, विषय क्षेत्र व लाभ। अब लोक प्रशासन पढ़ने से आपको क्या लाभ मिलेगा ये तो आपको आगे बताया जाएगा। पहले हम लोग स्कोप पर चर्चा कर लेंगे, इसका स्कोप कैसे तय होता है। ठीक है, समय बचेगा तो हम लोग सिग्निफिकेंस आज ही शुरू कर देंगे। तो पेपर 1 चैप्टर 1 फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। इसमें अर्थ हम समझा रहे हैं, हम समझा चुके हैं। एक प्रकार से हम लोग इसको रिप्ले कर रहे हैं, या आप ये कह लीजिए कि हम लोग दोबारा चीजों को संक्षेप में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको मैं समझा देता हूं प्रशासन का अर्थ। यहां हमने बताया था, आपसे कोई पूछे शासन क्या है, तो वह तंत्र जो नीति निर्माण करे। वह तंत्र जो नीति निर्माण करे। मशीनरी दैट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। जैसे मोदी सरकार हम क्यों कहते हैं, क्यों हम योगी सरकार कहते हैं, क्यों हम नीतीश सरकार बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चूंकि 135 या 140 करोड़ लोग तो शासन कर नहीं सकते। वी द पीपल ऑफ इंडिया से भले ही प्रीएम्बल शुरू होता है, लेकिन 140 करोड़ या 135 करोड़ लोग शासन नहीं कर सकते। कौन किस पर करेगा? इसलिए हमारी जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वो इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष डेमोक्रेसी है। दूसरे शब्दों में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। प्रतिनिधियों के माध्यम से हम शासन करते हैं। तो जनता क्या करती है? प्रतिनिधियों का चुनाव कर देती है। जैसे आज की डेट में 543 सांसद होते हैं लोकसभा में। राज्यों की अलग अलग स्थिति है। इसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते थे, 545 होता था, अधिकतम 550 हो सकते हैं। लेकिन मोदी साहब ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये 2019-20 में जो किया था इन्होंने, 20 में आप मान लीजिए, वो बवाले खत्म कर दिया एंग्लो इंडियन के, यानी अनुच्छेद 331 और 333 को संशोधित कर दिया। राज्य विधानसभा में अधिकतम 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत हो सकता था, और संसद में अधिकतम 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत हो सकते थे। मोदी साहब ने वो व्यवस्था ही खत्म कर दिया, जिससे आरक्षण को बढ़ाया गया था 10 वर्षों के लिए, यानी 2020 की जगह 2030 कर दिया गया था। उसी से ये भी समाप्त कर दिया गया, यानी अब आंग्ल भारतीयों के नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत नहीं होगा लोकसभा या राज्य विधानसभा में। यानी अनुच्छेद 331 333 को संशोधित कर दिया है। 330 चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी संख्या 131 होती है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में अलग अलग 22.5% जो भी हो जाए उसके आधार पर मनोनीत किया जाता है इन लोगों को। इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की जाती है। मनोनीत तो केवल आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो विधानसभाई या लोकसभाई क्षेत्र हैं वो आरक्षित किए जाते हैं। तो उसमें मोदी साहब ने बवाल ही खत्म कर दिया है, तो 543 ही रह गए हैं लोकसभा में। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूं कि जो नीति निर्माण करे वो शासन तंत्र है। इसी को हम थोड़ा सा और बता देते हैं। सॉरी, हम केवल इतना मिटाना चाह रहे थे। नीति निर्माण क्या है?
दूसरे शब्दों में नीतियां कैसे बनती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार में बाबूजी की नीति है कि भैया ऐसा है कि हम खेती भी करेंगे और हम शहरी जीवन भी जिएंगे। वो एक नहीं बोलते हैं ये हमारा थियरी है या हमारा सिद्धांत है। तो खेती बाड़ी कर करके आप पंजाब में चले जाइए तो दिन भर लोग खेती में काम करते हैं, लुधियाना वगैरह में, और शाम को मर्सिडीज बेंज से जो है जाएंगे अपना बर्गर खाने या छोला भटूरा खाने या बाजार करने महिलाओं के साथ। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि खेती किसानी, अब जैसे अमेरिका में 4% लोग खेती करते हैं वहां के ग्रामीण इलाकों में, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास महंगी कारें हैं। वहां जो है जनरल मोटर्स की कारें लोग लेकर के चलते हैं, वो काफी महंगी कारें होती हैं, या अभी एमजी हेक्टर कार आ गई, एमजी हेक्टर लेकर के चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी नीति जैसी रहती है उसी तरह से परिवार का संचालन। हम अपने बेटी को बहुत पढ़ाएंगे तब ब्याह करेंगे, और एक बाप कहता नहीं भाई हम अपने बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे और हम अपना ऐसे ही कम पढ़ा लिखा करके उम्र 18 साल जैसे क्रॉस करेगी। अब तो मोदी सरकार ने उम्र बढ़ा दिया है लड़कियों की, 21 कर दिया ताकि वो पढ़े लिखें। और ठीक है, 18 दर्जे तक, जनरली 12 दर्जा तक पास ही हो पाती हैं लड़कियां, या फिर अधिक से अधिक स्नातक कर लेंगी। लेकिन उनके ऊपर समाज का प्रेशर बहुत रहता है। भाई माँ बाप से डेली पूछना रहे बिहवा कहीं देखला, बिहवा कहीं देखला। कहने का मतलब यह है कि लड़कियां के शादी कहीं तय हुआ तो जैसे वो दहलीज पर खड़ी होती है कॉरिडोर पर जवानी के, उसी समय से उसके शादी की बात शुरू हो जाती है। तो एक माता पिता होते हैं जो ये लकीर के फकीर होते हैं, कहते हैं भाई हम अपने लड़की की शादी अर्ली कर देंगे, 20 से 21 साल में कर देंगे। और एक होते हैं नहीं भाई हम पूरा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, ब्रिटेन भेजेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे। उसके बाद वो नीति उसी को कार्यान्वित करते हैं। तो जो नीति निर्माण करे वो शासन है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र में जो सांसद होते हैं और जो बहुमत के आधार पर जो भी व्यवस्था है, जो सरकार बनती है, वो सरकार वास्तव में शासन माने सरकार, शासन इज इक्वल टू गवर्नमेंट। ठीक है, और इसीलिए देखिए मंत्री जो होते हैं उनके कार के आगे लिखा रहता उत्तर प्रदेश शासन, जो नेम प्लेट होता है, या आपका जो केंद्र में होते हैं वो भारत सरकार शासन, भारत सरकार लिखा रहता है। लेकिन जो डीएम होता है उस जिला प्रशासन, यानी आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो प्रशासन ज्यादातर जगहों पर लिखा रहता है, तब तक जब तक कि वो बहुत टॉप पर ना चले जाएं, यानी विभागीय सचिव ना हो जाएं। तो देखिए अब प्रशासन पर आइए, जो नीतियों को लागू करे, जो नीतियों को कार्यान्वित करे, उसे हम कहते हैं प्रशासन, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। अब एक डायग्राम देखो, पहले इसको मिटा दें तब डायग्राम बनावें। देखो एक डायग्राम देखो, नौकरशाही में भी 3 ढांचा होता है। अब ये देखो, ये नौकरशाही का शीर्ष स्तर यानी प्रशासन। नौकरशाही ब्यूरो शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में हुआ था। एक मिनट, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ये टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है, विंसेंट डी गोर्ने ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। विंसेंट द गोर्ने, इसने बहुत पहले 1648 में इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में चल करके कैमरलिस्ट ने, जो प्रशिया और जर्मनी में कॉमन थे, कैमरलिस्ट, ये प्रशासनिक सुधार की वकालत करते थे। इन्होंने ब्यूरो शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी जो ऑफिस में बैठकर काम करे, BUREAU। बाद में चल करके उसी में क्रैसी तंत्र जोड़ दिया मैक्स वेबर ने, वो भी जर्मन समाजशास्त्री था मैक्स वेबर ने। इसने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक थियरी में, यानी थियरी पहले नहीं ये बाद में है, सोशल एंड इकोनॉमिक थियरी में
इसने ब्यूरोक्रेसी पर कोई अलग से किताब नहीं लिखा है, लेकिन इसने ब्यूरोक्रेसी के लिए पूरा एक चैप्टर जरूर डिवोट किया है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक थियरी में उसने इसका वर्णन किया। इसको समाजशास्त्री क्यों मानते हैं हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब आ जाइए यहां, तो ये है टॉप नौकरशाही, टॉप यानी शीर्ष नौकरशाही, ये है मध्यवर्ती नौकरशाही, इसको हम कहते हैं सुपरवाइजरी लेवल, पर्यवेक्षणीय स्तर, सुपरवाइजरी लेवल, यानी ये मिडिल लेवल भी कहलाता है। और ये ऑपरेटिव लेवल यानी ये पेट्टी ऑफिशियल्स रेवेन्यू, जिसमें पटवारी से लेकर के आप जो है तहसीलदार तक रखते हैं, तो लघु नौकरशाही। इसमें आप एसडीएम, डीएम, यहां तक कि आप कमिश्नर तक को रख सकते हैं, लेकिन जो सचिव होते हैं, जो मंत्रियों के साथ काम करते हैं सचिवालय में, भले उनका भौकाल कम हो, यानी उनकी प्रतिष्ठा, उनका आभा मंडल, उनका हेलो इफेक्ट कम हो, लेकिन उनको आम आदमी से चूंकि पाला नहीं पड़ता है, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। उसका कारण यह है कि वो मंत्रियों की आंख नाक कान की तरह से काम करते हैं, वही उन्हीं के सुझाव पर नीतियां बनती हैं। तो ये रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन, रणनीतिक नीति बस कर देते हैं, ये कर्मचारी व्यवहार, कर्मचारी अधिकारी ऑब्लिक कर्मचारी, नॉन गस्टेड, अधिकारी जनरली गस्टेड होते हैं, कर्मचारी जनरली नॉन गस्टेड होते हैं। तकनीकी आचरण, टेक्निकल कंडक्ट, दूसरे शब्दों में जो निचले स्तर के अधिकारी, ऑपरेटिव्स, यानी जो जनता से इंटरेक्ट करते हैं, जो चीजों को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी है, जिसमें पटवारी, अमीन, ये सब आ जाएंगे, या पंचायत सचिव, एडीओ, बीडीओ तक भी इसी में आएंगे, तहसीलदार तक भी इसी में आएंगे, उसके नीचे नायब तहसीलदार, कानूनगो, ये सब आ जाएंगे इसी में। तो ये तकनीकी आचरण वाले, दूसरे शब्दों में इनका काम टेक्निकल ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में टेक्निकल का मतलब ही नहीं है कि ये कंप्यूटर चलाते हैं, या ये कोई ठोक बजाने वाला या पंचर बनाने वाला जैसा कोई काम करते हैं, या कोई साइकिल बनाते हैं, या कोई लोहा लक्कड़ का काम करते हैं। टेक्निकल का मतलब ये है कि वो अब जैसे पटवारी है तो वो गुनिया वगैरह से खेत की नपाई करेगा। अगर खेत का डिस्प्यूट है, खेत नाप करके कहेगा भाई आपके हिस्से में इतना निकल रहा है, आपके हिस्से में इतना निकल रहा है, इस तरह से किसी के खेत वगैरह को दुरुस्त करेगा। यही जब कंसोलिडेशन यानी चकबंदी होता है, तो उस दौरान जो है एसीओ वगैरह जो होते हैं, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर वगैरह, जो कि नायब तहसीलदार रैंक के होते हैं, यानी नॉन गस्टेड पोस्ट होता है, वो लोग जो है पटवारी की ही मदद लेते हैं कि भाई बताओ किस खेत की कितनी मालियत होनी चाहिए और किसकी चौहद्दी क्या है। ये टेक्निकल चीज है। दूसरे शब्दों में टकावी देना है, किसानों के कल्याण के लिए कोई योजना है तो उसको टेक्निकल तरीके से यानी नाप जोख करके कैसे चीजों को किया जाए। जैसे पंचायत के सदस्य हैं तो पंचायत के ज्यादातर सदस्य इन्हीं लोगों से थाने पर इंटरेक्ट करेंगे, या तहसील पर करेंगे, या ब्लॉक पर करेंगे, अधिक से अधिक कचहरी में चले जाएंगे। ठीक है, कचहरी का मतलब जिसमें ज्यादातर दीवानी मुकदमे होते हैं, फौजदारी के कम ही मामले आते हैं। गर्दन उड़ाने या मारपीट करने या किसी को कट्टा दिखाने आदि के मामले कम ही आते हैं। ज्यादातर हमारा मेड़ काट लिए, शीशम काट लिए, तो मारपीट कम होती है। गांव में हालांकि होती भी रहती है, तो लेकिन फिर भी दीवानी मामले ज्यादा आते हैं। तो जब वहां जाएगा तो ये धारा, वो धारा, अनुच्छेद या धारा XYZ क्या है, ये सब तकनीकी पहलू है। तो इनको ऑपरेटिव्स अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑपरेटिव्स। इनको ऑपरेटिव्स कहते हैं, इनको सुपरवाइजर्स कहते हैं। अगर आप सिविल सेवा से बाहर जाएंगे तो आप इसमें जूनियर इंजीनियर वगैरह को भी रख सकते हैं, इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड से आते हैं, जो सिविल सेवा के हिस्सा नहीं होते लेकिन सिविल सेवा के सहायक जरूर होते हैं। वो भी सिविल सेवक ही हैं, कोई युद्ध थोड़े लड़ते हैं सीमा पर जाकर। तो वो ये सब के सब सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, अब पहले सुपरवाइजर जूनियर इंजीनियर को एक्चुअली कहा भी जाता था, बदिया में वो सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर, ठीक है, और बाद में चल करके वो जूनियर इंजीनियर हो गया, थोड़ा सा उससे प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो इस प्रकार से रणनीतिक नीति निर्णय
या नीति निर्माण। दूसरे शब्दों में चीजें किस तरह से होंगी, हमको चीन से कैसे बात करना है, पाकिस्तान से कैसे बात करना है, आम लोगों के कल्याण के लिए हमको क्या करना है, क्या हमको यूनिवर्सल इनकम स्कीम ले आकर के सबके पॉकेट में पैसा डालना है, या जो खास जोत 5 एकड़ या 5 हेक्टेयर जो भी जोत वाले किसान हैं, छोटे मझोले किसान हैं, उनको किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमको पैसा देना है, या जो कोविड-19 था उस दौरान जो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी उनके पुनर्वास के लिए हमको क्या करना है। ये सारी नीतियां सरकार बनाती यानी नेता बनाते हैं और उनकी मदद ब्यूरोक्रेट करते हैं, नौकरशाह करते हैं। नेताओं की जो सबसे शीर्ष बॉडी होती है इस संबंध में उसे हम कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट कमेटीज के माध्यम से वो काम करती हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स की शीर्ष बॉडी होती है जो उनकी मदद करती है इसमें, उसको हम कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ बोलते हैं केंद्रीय स्तर पे। राज्य स्तर पे तो चीफ सेक्रेटरी ही कैबिनेट सेक्रेटरी का भी काम करता है। तो कैबिनेट सचिवालय आप मान के चलिए, तो वो रणनीतिक का मतलब होता है कि हमको कैसे चीजों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। ये लोग निगरानी रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं, ये लोग चीजें ठीक से लागू हो रही नहीं हो रही हैं उसको देखते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही ये फीडबैक भी देते हैं। दूसरे शब्दों में मंत्रियों को या XYZ को वो रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई सर ऐसे ऐसे फील्ड में काम हो रहा है, ये हो रहा है, इतना हुआ उतना हुआ है, इसमें इतना समय लगेगा, उसमें अब जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति है, अब उसके तहत अब जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त गैर पंजीकृत मदरसे हैं उनके सर्वे की जिम्मेदारी दिया है और कहा इतने दिनों के भीतर उसको कंप्लीट करके और शासन को रिपोर्ट दीजिए। तो ये रिपोर्ट बनाने का काम यही करते हैं, वो डीएम को जिम्मेदारी, एसडीएम के नेतृत्व में सर्वे हो रहा है, वो रिपोर्ट देगा डीएम को, डीएम उस आधार पर रिपोर्ट बना के भेजेगा चीफ सेक्रेटरी को, यानी शीर्ष स्तर पर। और निचले स्तर पर काम होता है, उसमें पटवारी भी यानी पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, ये सब शामिल होंगे, या अमीन हैं, राजस्व अमीन हैं, जो भी है वो सब अपना शामिल होंगे। तो 3 लेवल होते हैं। तो इसमें नीति निर्माण में जो शीर्ष ब्यूरोक्रेट होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो सुपर एनुएशन यानी रिटायरमेंट के करीब होते हैं, सुपर टाइम स्केल में होते हैं, यानी हाईएस्ट स्केल में उनको ग्रेड 4 के तहत तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो इसमें मंत्रियों की मदद करते हैं। मंत्री तो मान लीजिए मोटे तौर पर आप मान के मंत्रियों को अगर पहली बार सरकार बनाए हैं तो कोई अनुभव होता नहीं, वो तो लल्लू टाइप के होंगे। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, चूंकि इसीलिए उनको अस्थाई नौकरशाही, अस्थाई कार्यपालिका का हिस्सा कहा जाता है। वो राय देते हैं मंत्रियों की, साहब फलाने इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने ये किया जिससे लोगों को नुकसान हुआ, अब आप ऐसा मत करिए। तो वो इसी प्रकार से राय देते हैं मंत्रियों को। लोकतंत्र है इसलिए मंत्रियों को तरजीह दी जाती है। ठीक है, तो जो शीर्ष स्तर के ब्यूरोक्रेट होते हैं, नौकरशाह होते हैं, वो मंत्रियों की मदद करते हैं। जो मिडिल स्तर के होते हैं, मिडिल स्तर के जो नौकरशाह होते हैं, वो जनरली रिपोर्ट तैयार करते हैं, फीडबैक तैयार करते हैं, यानी फील्ड में, क्षेत्र में क्या हो रहा है, कितना हुआ है, इस पर नजर रखते हैं और इसको इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इसका फीडबैक देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं। और नीचे के लोग काम करते हैं। एसडीएम से नीचे वाले जो लोग अधिकारी होते हैं वो मुख्य रूप से ऑपरेटिव में ही, जैसे तहसीलदार है, बीडीओ है, ये सब के सब ऑपरेटिव में ही आते हैं। और भी तमाम विभाग हैं, 150 के करीब विभाग होते हैं जिले में। बाढ़ नियंत्रण विभाग है, सिंचाई विभाग है, और ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी, जो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत जिला उद्योग केंद्र से मंजूर योजनाएं लागू की जाती हैं, उसका वो सुपरविजन वगैरह करते हैं। इसके अलावे मलेरिया विभाग है, फलां है, ढिमका है, तमाम तरह के विभाग होते हैं। उन सभी विभागों का में ऑपरेटिव्स होते हैं, सबके ऊपर डीएम नजर रखता है। डीएम जिलाधिकारी जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। डीएम का ही एक पद ऐसा है जो इतना चमकदार है कि उससे वो आकर्षण पैदा करता है आईएएस बनने का, कि कम उम्र में आप डीएम होते हैं, आपके अंडर में आपके बाबूजी के उम्र के लोग खड़े रहते हैं फाइल लेकर के, वो आपके मातहत होते हैं, यानी आपके अंडर में होते हैं। ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आप सबको रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में आप नायब तहसीलदार भी, यानी जो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज से भी सिलेक्ट होके आते हैं राज्य के, वो भी होते हैं, लेकिन वो निचले तबके के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं।
ऑफिस में बैठ के जो भी काम करेगा वो सब ब्यूरोक्रेट है। शांति काल में जो काम करेगा वो सब सिविल सर्वेंट है। जो युद्ध की तैयारी करेगा या युद्ध में शामिल होगा या सीमा की रक्षा करेगा, वो उसको हम बोलते हैं डिफेंस, यानी कि प्रतिरक्षा से संबंधित। ठीक है, जो शांति काल में जन कल्याण के काम करता है उसको, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, ठीक है, अगर उसकी भर्ती राज्य द्वारा की जा रही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे होते हैं, या अपर सेवा चयन जैसे बीडीओ वगैरह आते हैं, या जैसे एसडीएम वगैरह आते हैं, वो सीधे पीसीएस से आते हैं, तो ये सब के सब जो है नौकरशाह हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी होती है। यहां नीतियां देखो, यह ज्यादा चौड़ा है, यानी ये नीति बनाने का काम ज्यादा करते हैं, तकनीकी काम इनका बहुत कम हो जाता है। ये बहुत छोटा जो है त्रिभुज है, यहां देखो ये चौड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब यहां तकनीकी काम ज्यादा होता है, यहां नीतियां बनाने का काम बहुत कम होता है, ये पतला है। और यहां ह्यूमन रिलेशन, यानी अधिकारी और कर्मचारी के वेतन भत्ते पर ध्यान देना, उनके साथ मेल मिलाप करके रखना, उनको मिला करके रखना और उनसे काम निकालना। ठीक है, अब जैसे राम जी रामायण को क्यों आदर्श मानते हैं? राम जी 3 या 4 ही बार पूरे रामायण के दौरान नाराज हुए हैं। एक बार वो नाराज हुए थे बलि पर, एक बार वो समुद्र मंथन के पहले, यानी सॉरी, समुद्र में पुल बनाने के पहले नाराज हुए थे, और एक बार वो रावण पर नाराज हुए थे। और यहां तक कि वो कुंभकर्ण का भी जवाब देते हैं, उसको मार डालते हैं, लेकिन वो वहां नाराज नहीं होते, वो नॉर्मल तरीके से बातचीत होती है उसमें वो बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वो खर दूषण का वध करते हैं, वहां भी वो नाराज होकर के नहीं कहते, अच्छा अच्छा बोलते हैं। आपने रामायण देखा होगा तो उसमें देखा होगा, यानी 3 ही 4 जगह वो गद्दी त्याग देते हैं, अपने भाई भरत को दे देते हैं, वो खड़ाऊ लेकर के उनका जाते हैं, वहां भी वो नाराज नहीं होते। कैकेयी उनको जंगल में भेजती हैं, लेकिन उनके ऊपर वो नाराज नहीं होते, जबकि लक्ष्मण जी बात बात पर नाराज होते हैं, यानी वो कब नाराज हो जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसी तरह से आईएएस को भी होना चाहिए। नेता और आईएएस में एक फर्क ये भी है कैरेक्टर का। नेता जो होते हैं वो बहुत ही मोटी खाल के होते हैं, वो बात बात पर नाराज नहीं होते, क्योंकि उन जनता के सामने उनको हाथ जोड़ना है, तभी तो सत्ता के शीर्ष पर होते हैं। आईएएस अधिकारियों के अंदर अगर अहंकार आ गया तो वो पब्लिक लाइफ में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अहंकार बिल्कुल, जितना ज्ञान आपके पास हो उतना झुकिए। आप गांव में जाइए तो भोजपुरी में बतियाइए, आम आदमी से भी बतियाइए, हाथ मिलाइए, उसको ये ना लगे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत पढ़ लिख रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस हो गए हैं, जो भी है। तो मोटे तौर पर जो संबंध होता है कर्मचारियों से, अब जैसे मान लीजिए आप डीएम हैं, अब हमारे एक बहुत करीबी थे, जिलाधिकारी थे, तो वो अपने अर्दली के पीठ पर हाथ रख करके और बताओ यार, तुमको कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हारे परिवार में? अब अर्दली हमारे एक बड़े सीनियर मित्र थे, तो उनके एक भाई जो है एसएसपी थे, डीजी एक राज्य के डीजी होकर के रिटायर हुए। तो वो क्या करते थे, कांस्टेबल से के हाथ पर, पीठ पर हाथ रख करके कहते यार जाओ समोसा ले, आज समोसा खाने का। अब एसएसपी कांस्टेबल ऐसे सिकुड़ जाता था। एसएसपी अगर कांस्टेबल के पीठ पर हाथ रखेगा और उसे गले मिलेगा, गलबहियां करेगा, तो जाहिर है वो सिकुड़ जाएगा। भाई वो एसएसपी तो बहुत बड़ी चीज हो गया ना, माने वो पूरे जिले के पुलिस विभाग का प्रमुख हो गया। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिलेशन, यानी कर्मचारियों के साथ संबंध बना करके अच्छे तरह से रखना, ये मध्यवर्ती, इसीलिए यहां तीनों खाना बराबर है, चाहे आप इस स्टेज पर रहिए, चाहे इस स्टेज पर रहिए, चाहे इस स्टेज पर रहिए, यहां तीनों जगह जो है आपको मेल जोल करके ऊपर वाले पर और ध्यान देना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, एक गार्डबोले साहब थे, गृह सचिव थे, ठीक है, जब राजेश पायलट हुआ करते थे इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर नरसिम्हा राव के समय में, राज्य स्तर के मंत्री थे। तो एक बार जब गए राजेश पायलट जी, जो राजस्थान से, जिनके पुत्र सचिन पायलट हैं, जो गुर्जरों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो राजेश पायलट जी जब गए अपने ऑफिस में तो देखे कि कोने पर जाला लगा हुआ है, मकड़ जाला लगा हुआ है। तो गार्डबोले साहब को बुलाए, तो बोले कि सर ये कोने पर जाला लगा हुआ, इसको थोड़ा ठीक करवा देते। बोले कोई बात नहीं, मैं आज चपरासी से बोल दूंगा। चपरासी से वो कहे, चपरासी नहीं सुना, ठीक है। फिर अगले दिन राजेश पायलट गए तो उन्होंने फिर से जाला को देखा, तो फिर बुलाए उनको गार्डबोले साहब। इस बार वो नाराज होकर के बोले, तो वो गार्डबोले साहब कहे ये रिजाइन लीजिए, मैं सेक्रेटरी हूं, मेरा काम जो है जाला साफ करना नहीं है। तो जो ईमानदार जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो रिजिग्नेशन को तुरंत दे देते हैं, पॉकेट में रख के चलते हैं। इसी तरह से एक बार मुद्रा कांड हुआ था 1955 में। उस समय
टीटी कृष्णामाचारी जो है वित्त सचिव, वित्त मंत्री थे, और ये एच पटेल, ठीक है, वो उस समय जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वित्त सचिव थे। तो मुद्रा एक डालमिया की कंपनी थी जो डूब रही थी, उसमें एलआईसी ने पैसा लगा दिया था 2 करोड़ रुपए। तो इसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू के दामाद, अपने दामाद इंदिरा गांधी के पतिदेव फिरोज जहांगीर गांधी ने मुद्दा उठाया था लोकसभा में, उसको लेकर के विरोधी दल एकदम सड़क पर उतर गए थे। तो पंडित नेहरू बहुत परेशान हुए, उन्होंने बुलाया टीटी कृष्णामाचारी को, यार किसके परमिशन से ये पैसा लगाया गया है शेयर मार्केट में? उन्होंने कहा हमको नहीं पता है। तो फिर एचएम पटेल को बुलाया गया, एचएम पटेल ने कहा कि हमको भी नहीं पता है। तो बोले बताओ, तुम वित्त सचिव मंत्री हो, तुमको भी नहीं पता है, ये वित्त सचिव हैं, इनको भी नहीं पता है, तो फिर यहां बैठे रहने की जरूरत क्या है? तो पहले टीटी कृष्णामाचारी ने रिजाइन किया और फिर एचएम पटेल ने भी तुरंत रिजाइन कर दिया। जब हमारे वित्त मंत्री साहब ने रिजाइन कर दिया तो हमारे बने रहने की क्या जरूरत है? तो पहले जो अधिकारी होते थे वो बहुत ईमानदार होते थे, टॉप लेवल के, जूनियर लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो और वो इसीलिए किसी की सुनते नहीं थे। तो इस प्रकार से शीर्ष स्तर पर बहुत प्रेम से, बहुत इज्जत से बात करना होता है। अगर आपके पास कोई ईमानदार अफसर है और अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो तुरंत वीआरएस के लिए, हमारे एक बड़े करीबी हैं, वो बंगाल से आते हैं, वो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी लड़की उधर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई है, हमारी स्टूडेंट भी रही है। तो वो बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ उनको बोल दिया, तुरंत रिजाइन कर दिए, अब अपना वीआरएस लेकर के अपना घर पर पड़े हुए हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो शीर्ष क्या है नायरा सर, आज हमारे यहाँ मार्केट में डीएम ने छापा मारा, यहाँ बफलो बेची जा रही थी और शासन का आदेश है कि लंपी वायरस की वजह से कोई नहीं बेचेगा। हाँ, लंपी वायरस तो चला हुआ है भाई, आजकल गायों में ज्यादा हो रहा है। आज पहली बार अपनी आंखों से डीएम को देखा सर, बहुत अच्छी बात है, आप उससे प्रेरणा लीजिए। डीएम के पास बहुत पावर होता है, वो जितने भी दंडात्मक अधिनियम, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 ही क्यों ना हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसको भी लागू कराने की जिम्मेदारी आईएफएस की नहीं होती, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोगों को नहीं होती, वो भी डीएम की ही होती है। जितने भी बकाया वसूली हैं, जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी नहीं दिया है तो आपके खिलाफ जो आरसी कटेगा वो डीएम ऑफिस से जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है डीएम के अंडर में, डीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, एसएसपी केवल पुलिस विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन सामान्य प्रशासन का प्रमुख जो है डीएम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो जिले में मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी, 2 लोगों के पास ये होता है ये विषय, और जिले में डीएम के पास होता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज डीएम करता है। तो बहुत बड़ी बात है, आपने देखा, बड़ी अच्छी बात है, उससे प्रेरणा लीजिए। उसी तरह की चीजों से प्रेरित होकर के आप आईएएस की तैयारी करेंगे और आप भी डीएम बनेंगे और आप भी इसी तरह का काम करेंगे। तो मैं ये समझा रहा था कि शीर्ष स्तर पर नौकरशाही को बड़ा पुचकार करके दुलार प्यार से रखना पड़ता है, वैसे रखना तो नीचे वाले पर, लेकिन नीचे वाले थोड़े कभी कभी थेथर हो जाते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, सोचते हैं अरे सरकारी नौकरी चली जाएगी तो फिर हमको कौन पूछेगा। ठीक है, हम तो है अव्वल दर्जे के नाखादा पटवारी, तो इसलिए वो घूस घास लेने की वजह से वो सब अपना गाली भी सुनते रहते हैं। और जैसे दरोगा, एसएसपी बहुत गाली देता है। हमारे एक स्टूडेंट हैं अभी मथुरा में, वो हैं डीआईजी हैं, तो वो पहले लखनऊ के एसएसपी थे, तो वो योगी जी जो है उनको आधी रात को फोन करके गरियाते थे और वो सारा गुस्सा दरोगाओं पर निकालते थे। लेकिन एक हमारे और भी जानने वाले हैं, वो एसएचओ हैं, वो कहते थे क्या हुआ, गाली सुन करके हम लोग रह जाते हैं, पैसा तो कमाते ही हैं हम लोग। ठीक है, तो दरोगा वरोगा बहुत भ्रष्ट होते हैं, वो सब अपना पैसा कमाते हैं, महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, तो सोचते हैं चलो 4 ठो गलिए सही एसएसपी साहब के, एसएसपी साहब को भी कुछ पहुंचाते रहते हैं सब। तो इस प्रकार से जो है निचले स्तर पर तो मोटी खाल वाले कम होते हैं, मोटी खाल वाले होते हैं, वो नेताओं की तरह होते हैं, गाली सुनते रहेंगे और अपना हंस करके हाथ जोड़ते रहेंगे। ऊपर पतली चमड़ी वाले होते हैं, ऊपर बात बहुत तेजी से लगती है, उनको लगता है यार इतना पढ़ लिख करके बताओ जो है ये हमको गरिया रहे हैं, ये हमसे कम पढ़े लिखे हैं। मैं कल हिंदी दिवस पे एक जोक देख रहा था जिसमें था कि भाई ऐसा है कि कुछ लोग लिख रहे थे कि चाय बेचते बेचते मैंने हिंदी सीख लिया, और एक आदमी कह रहे थे मैं हिंदी पढ़ाते पढ़ाते अब चाय बेचने लगा हूं। खैर जो भी है, ये मजाक था, लेकिन आज के हालात को दर्शाता है।
मैं किसी पार्टी या किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये क्लास एकेडमिक है। यहाँ हम लोग केवल नीतियों की समीक्षा करेंगे। हम लोगों का कोई जातिगत या धार्मिक हम लोगों का कोई एफिलिएशन नहीं है, ना हम लोग किसी पार्टी से संबंधित हैं। जो है हम लोग सरकार के नीतियों की बस समीक्षा करेंगे, लेकिन एक मजाकी अंदाज में हमने चीज़ों को बता दिया। तो मध्यवर्ती स्तर पे थोड़ा सा कम चलता है, आप कम भी पुचकारेंगे तो चलेगा, निचले स्तर पर बिल्कुल कम पुचकारेंगे चलेगा, क्योंकि ये सब बहुत भ्रष्ट होते हैं। लेकिन टॉप लेवल पर जो है, अगर आपने ऐंठ करके बात किया तो सेक्रेटरी वक्रेटरी वैसे भी वो सब 50 की उम्र के आसपास ही होते हैं, तो वो कहते हैं लो भैया रिजाइन, हम जा रहे हैं, ज्यादा नखड़ा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो पेशेवर, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं, उनसे डरना भी चाहिए, क्योंकि पेशेवर आदमी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने पेशा के प्रति बहुत ईमानदार होता है। ठीक है, तो ऊपर के लोग इतनी लंबी सर्विस करने के बाद, 30 साल की नौकरी करने के बाद वो लोग जनरली पेशेवर हो जाते हैं, यानी प्रोफेशनल हो जाते हैं। वो अपने पेशे से बहुत प्यार करते हैं और वो काम ईमानदारी से करते हैं। तो खैर, ये मध्यवर्ती स्तर पर देखो तीनों ब्लॉक बराबर, लेकिन यहाँ ये नीति बनाने वाला ब्लॉक बड़ा है, यहाँ टेक्निकल डिसीजन लेने वाला ब्लॉक बड़ा है। दूसरे शब्दों में, जहाँ तकनीकी निर्णय या आचरण या निर्णय लिए जाते हैं, वो यहाँ कर्मचारी व्यवहार संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं, ये सब बराबर है। लेकिन ये दोनों जो हैं, में ये चौड़ा है और ये देखो इधर ये चौड़ा है। दूसरे शब्दों में, इसमें ये पतला है, इसमें ये पतला है। दूसरे शब्दों में, नीतियां क्या होंगी इसको निचले स्तर का आदमी डिसाइड नहीं करता। हाँ, निचले स्तर के आदमी के पास चूंकि डिस्क्रिशनरी पावर है। अब आपने पटवारी से कहा कि अरे हमारा खेतवा नाप देती, अरे ठीक बा परसों हम आए। अब परसों आएगा कि नहीं आएगा, अब ये उसके ऊपर है। इस मामले में जाएंगे शिकायत करने तो कह देगा कि हमारे बीवी को खांसी आ रहा था या जुकाम आ रहा था या कोरोना हो गया था या तबीयत खराब थी, माताजी को हम लेके अस्पताल गए थे, तो क्या करिएगा? कुछ नहीं है, तो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेगा, 2 दिन की छुट्टी भी ले लेगा, तो इसमें आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो इस प्रकार से जो है निचले स्तर पर यही सब डिसीजन है जो वो लेते हैं। वो ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, अपने निजी आचरण से संबंधित कुछ पॉलिसीज को खुद डिसाइड करते हैं, और इसलिए बहुत पतला है, ये छोटा है, और मतलब इसी तरह से छोटा रहेगा। ये थोड़ा और लाइन इधर जाएगी, हमने यहाँ से खींच दिया, इसको यहाँ से खींचेंगे तो एकदम सीधा हो जाएगा। और ये जो है इसी की तरह से चौड़ा रहेगा, यानी करने संबंधी जो काम है और निर्णय है वो ज्यादा चौड़ा होगा, यहाँ करवाने संबंधी जो नीति है वो ज्यादा चौड़ा होगा। तो इस डायग्राम का जो उद्देश्य है आपको ये बताना है कि तीनों स्तर पर जो नौकरशाह हैं वो किस प्रकार से निर्णय नीति या नीति निर्माण में या निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं। तो जब भी मीनिंग की बात आए, यानी अर्थ की बात आए, तो आपको फिर मैं बताता हूं, आप नाम ले लीजिए। गेराल्ड ई कैडन का नाम मत लीजिए, इयन ग्लैडन का नाम ले लीजिए। इयन ग्लैडन, एल.डी. वाइट, लेनार्ड डी वाइट। विद्वानों का नाम जरूर लीजिए, नहीं तो पेडेस्ट्रियन स्टाइल है, वायर स्टाइल मान लिया जाएगा आपके लेखनी को। दूसरे शब्दों में, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, आप राहगीर की तरह से रास्ता चलते किसी से प्रवचन के रूप में। इसमें स्टोरी टेलिंग का कोई रोल नहीं होता है यूपीएससी में। यूपीएससी में कुर्सी पर बैठने और अपने एक्सपर्ट से बातें सुनने, जैसे यहाँ मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मैंने भी तो पढ़ाई लिखाई किया, इस आधार पर आपको बता रहा हूं। ऐसे हवाबाजी खाली स्टोरी कहने से यूपीएससी नहीं निकलता। इयन ग्लैडन, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक व लिंडाल उर्विक। H.A. साइमन, हर्बर्ट साइमन, V.A. थॉमसन, D.W. स्मिथबर्ग, इतने लोगों का नाम जरूर लीजिए। आदि ने नीति को, लोक नीति को लागू करने वाले तंत्र को प्रशासन कहा है। These people have called policy implementation as the part of administration or administration itself.
लोकनीति को लागू करने वाले तंत्र को प्रशासन कहा है। By administration we simply mean execution of public policy. These scholars have contributed immensely towards this. यानी इन विद्वानों ने इस दिशा में काफी योगदान किया है। तो इयन ग्लैडन, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक व लिंडाल उर्विक ये लोग साथ ही काम करते थे। हर्बर्ट साइमन, वी.ए. थॉमसन, डी.डब्ल्यू. स्मिथबर्ग आदि ने लोकनीति को लागू करने वाले तंत्र को प्रशासन कहा है। दे कॉल पॉलिसी एक्सिक्यूशन एज एडमिनिस्ट्रेशन। दे टर्म पॉलिसी एक्सिक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन। ये नाम जरूर आप लोग याद रख लेना, लिख लो। इयन ग्लैडन, अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहते हो तो इयन ग्लैडन, एल.डी. वाइट आप आराम से लिख लेंगे। लूथर गुलिक, L.U.T.H.E.R. G.U.L.I.C.K. लिंडाल उर्विक, L.Y.N.D.A.L.L. उर्विक, लिंडाल फॉन्स उर्विक पूरा नाम है। हर्बर्ट साइमन, H.A. साइमन अंग्रेजी में लिख लो। और D.W. स्मिथबर्ग, D.W. स्मिथबर्ग, B.U.R.G. और V.A. थॉमसन, V.A.T.H.O.M.P.S.O.N. थॉमसन इटसेट्रा ऐसे लिख लो। ए दे कॉल पॉलिसी एक्सिक्यूशन एज एडमिनिस्ट्रेशन। दे टर्म पॉलिसी एक्सिक्यूशन एज पब्लिक पॉलिसी एक्सिक्यूशन एज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी प्रशासन का अर्थ है शासन के द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना। आपको बता दिया शासन का सिंपल अर्थ है, जैसे गंवार आदमी को समझाओ, जो नीतियां बनाए। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 मार्च में घोषणा किया गरीब कल्याण योजना। अब गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन दिया जा रहा महीने में 2 बार गरीब लोगों को, ठीक है। तो ये मुफ्त राशन जो है ये एक पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया वो एक पॉलिसी का हिस्सा है। इसको नाम लिख लो और ये बता दो कि ये अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन का, सिंपल अर्थ है। किताब उताब में ज्यादा पढ़ने और पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नाम याद रखो और बोल दे रहा है एनफोर्समेंट बोलते हैं एल.डी. वाइट। एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसके फाउंडर हैं वुड्रो विल्सन साहब, वो भी इसी रूप में, विजिबिलिटी के रूप में और अन्य रूपों में इसको परिभाषित करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब यही हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जैसे लूथर गुलिक, लिंडाल उर्विक कहते हैं, उसका काम होता है सरकारी नीतियों को लागू करना। नौकरशाही इसी का हिस्सा होती है। दूसरे शब्दों में एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल मतलब है लोक नीति को लागू करना, ठीक है। दूसरे शब्दों में जो पब्लिक पॉलिसी बनती है उसको लागू करने वाले तंत्र को हम नौकरशाही कहते हैं। आप लोग लिख लो इसको। जैसे हमने आपके गांव गिराओं घर का एग्जाम्पल दिया कि पिताजी ने कहा कि हम अपने लड़की को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम ये करेंगे, यानी कि उसकी शादी करेंगे। और एक ने कहा नहीं, जैसे वो 18 साल या उसके जवानी की दहलीज पर कदम रखे कि हम शादी कर देंगे, चाहे वो इंटर पढ़े चाहे हाई स्कूल पढ़े, उतने समय तक। एक ने कहा कि हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, घर का चौका बर्तन कराएंगे। तो ये परिवार संबंधी नीति है। इसी को जब बहुतेरे लोगों पर लागू कर दिया जाता है, पूरे समाज पर, तो यह समाज की नीति हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है पूरे देश के बारे में या पूरे प्रदेश के बारे में कोई पॉलिसी बनाती है, उसी को जो लागू करता है जो तंत्र, उसी को नौकरशाही कहते हैं। उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। मोटे तौर पर पब्लिक पॉलिसी क्या है
व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? जन कल्याण, चूंकि पब्लिक लगा हुआ है, जन कल्याण के लिए जो नीति बनती है उसे लोक नीति कहते हैं। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? पॉलिसीज related to the welfare of people, related to the welfare of people. इसको हम पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसीज क्या है? व्हाट आर पॉलिसीज और व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी क्या है? लूसियन, अकॉर्डिंग टू लूसियन पाई, ये नाम याद रखो, LUCIANPYE, लूसियन पाई, छोटा सा रहेगा, लूसियन पाई के अनुसार एनी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। सरकार की कोई भी उद्घोषणा, सरकार का कोई भी वक्तव्य कह लो, दूसरे शब्दों में सरकार का कोई भी वक्तव्य जो जनता के कल्याण से संबंधित हो, उसे हम लोक नीति कहते हैं। एनी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। अब चाहे वो कानून के रूप में आए, अगर उसमें दंडात्मक प्रावधान किए जाने हैं तो वो कानून के रूप में आएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो वो कानून के, जैसे कृषि 3 कृषि कानून थे, ठीक है। अगर ऐसे ही हो जाए, अब जैसे किसान सम्मान निधि है, किसानों को जो 2000 रुपए 3 महीने पर दिया जाता है या 4 महीने पर दिया जाता है, 4 महीने पर माने 6000 रुपए साल का 4 महीने पर दिया जाता है, वो किसी लॉ का हिस्सा नहीं है, उसमें लॉ की जरूरत ही नहीं है, वो सरकार को देना है और माने बेनिफिशियरी वर्ग जो है कृषक है उसको लेना है। तो जहां देने और लेने का बस मसला है, उसमें किसी डिस्प्यूट का कोई मतलब नहीं है, वो तो एक चैरिटी है, दान उपदान से संबंधित है, तो इसलिए वहां कोई दंड संबंधी व्यवस्था नहीं है और इसलिए उसके लिए कानून की जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट रिमेन्स अ पॉलिसी, वेरी मच पॉलिसी, यानी वो नीति के रूप में ही बना रहा और अभी भी है। लेकिन वही दंडात्मक कानून था, उसमें कृषि कानून में जैसे SDM कोर्ट में जाना, या जो लोग अगर जो रेट तय कर दिए हैं उससे कम पर अगर खरीद करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, तो इसके लिए वो कानून बनवाना पड़ा। सो वेयर थिंग्स डू नॉट इन्वॉल्व पेनल्टी और वेयर थिंग्स आर नॉट पीनल, यानी जहां दंडात्मक चीजें नहीं हैं वहां पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, नीति की जरूरत पड़ती है। एंड वेयर थिंग्स इन्वॉल्व पेनल्टी, यानी जहां चीजें जो हैं वो दंडात्मक हो जाती हैं, इफ दे डोंट इन्वॉल्व इट रिमेन्स अ पॉलिसी, इफ दे इन्वॉल्व एनी penal laws or penal provisions it becomes a law. It is only through law that a person could be brought to book, यानी कानून के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को या किसी उल्लंघनकर्ता को दंडित किया जा सकता है। तो पॉलिसी और लॉज में यही फर्क होता है कि लॉज आर मेड बाय अ बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेचर, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर संसद हो या स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल में, चाहे विधानसभा विधान परिषद दोनों हो या केवल विधानसभा हो। तो इस प्रकार से जन कल्याण के लिए जो नीति बनती है उसे हम स्टेटमेंट, ये लूसियन पाई के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू लूसियन पाई, पॉलिसीज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल आर कॉल्ड पब्लिक पॉलिसीज। और इसी पब्लिक पॉलिसी को जो लागू करे उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ आपको समझाया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, प्रशासन 2 प्रकार का होता है, प्राइवेट और पब्लिक। 2007 में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सिलेबस में हुआ करता था पब्लिक एड के, उसको UPSC ने हटा दिया था। अब केवल जो है अन्य, यानी पहले पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कंपैरिजन संबंधी एक टॉपिक हुआ करता था जिसको UPSC ने हटा दिया था। अब केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजों पर ही सवाल आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कहाँ है? पीछे वाला आ रहा है, बैक वाला क्यों आ रहा है? नहीं, बहुत पहले वाला आ रहा है, शुरुआती दौर वाला। थोड़ा सा रुक करके तो चल सकता है। हाँ, अब सही हो गया।
टेक्निकल चीजों में यही सब दिक्कत होती है, कुछ दब गया होगा, जैसे हमसे ये दब गया था, ये इस पर लगा रहे थे, ये दब गया था, तो वो बैक चला गया होगा। जन कल्याण के लिए जो नीति बनती है उसे पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। ज्यादातर चीजों का जिक्र डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। इनमें से अधिकांश चीजों का जिक्र डीपीएसपी में किया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके तहत जो है संविधान राज्य को निर्देश देता है कि भाई आप फला फला चीज करो। और वो वीएन राव साहब कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे संविधान सभा के, कि भाई हर चीज कोर्ट नहीं तय करेगा, कुछ जनता को भी तय करने दीजिए, अगर वो लोकतंत्र है तो लेट सम इश्यूज बी डिसाइडेड बाय द पीपल, लेट द मिनिस्टर्स और नेताज और लीडर्स गो टू द पीपल्स कोर्ट। यानी दूसरे शब्दों में कुछ नेताओं को जनता के दरबार में हाजिरी लगाने दीजिए, उनके दरबार में। आखिर चुनाव लड़ेंगे पार्टी के लोग तो वहां कुछ वादा करके आएंगे, तो जो वादा करते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, वो ज्यादातर डीपीएसपी से ही रिलेटेड होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसको जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया। अनुच्छेद 17 कहता है कि वो वाद योग्य नहीं होंगे, यानी उनको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए मोदी साहब ने कह दिया कि भाई हम, या केजरीवाल साहब ने कह दिया कि हम फ्री बिजली देंगे, तो अब फ्री बिजली नहीं दिया तो साहब ये फ्री बिजली नहीं दिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। नहीं, डीपीएसपी का मामला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला रहता तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, या किसी भी कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट भी चले जाते। खैर जो भी है, तो ये पब्लिक पॉलिसी हमने समझाया। तो पब्लिक पॉलिसी को लागू करने वाले तंत्र को, मशीनरी दैट इंप्लीमेंट्स पब्लिक पॉलिसीज इज कॉल्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वह तंत्र जो लोक नीति को लागू करे उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा, चूंकि हम बीच में साइड में हट गए थे, बैठ गए थे, फिर हम बैठ जा रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी को हमने समझाया है, जन कल्याण के लिए जो नीति बनती है उसे हम लोक नीति कहते हैं। अंग्रेजी में लिख दिया है, पॉलिसीज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल आर कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसीज बहुवचन है, पॉलिसी आप कर सकते हैं, इसको एक वचन भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप, सॉरी देखिएगा फिर पीछे नहीं चला गया। पॉलिसी रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लूसियन पाई के अनुसार, इनका नाम जरूर लिखिएगा, ये मेरे अनुसार नहीं है, ये लूसियन पाई के अनुसार है। अब आ जाइए एक और विद्वान का मत देखिए। हर्बर्ट साइमन के अनुसार, एच.ए. साइमन, अकॉर्डिंग टू एच.ए. साइमन, हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोकनीति के दो अंग होते हैं। लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, डिसाइडिंग एंड डूइंग। लोकनीति कार्यान्वयन के, पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के, यानी लोक प्रशासन मैं समझा रहा हूं आपको। उसके दो हिस्सा होते हैं, डिसाइडिंग एंड डूइंग, यानी किसी चीज को करने का निर्णय लेना और उसे करना। हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोकनीति कार्यान्वयन के दो अंग होते हैं, एक डिसाइडिंग एंड डूइंग। ये दोनों सरकार के क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। नौकरशाही का संबंध इसी से होता है, क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, ये दोनों सरकार के क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं। बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इनवेरिएबली विद द ब्यूरोक्रेसी। वस्तुतः नौकरशाही से जुड़ी होती हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा कि भारत में नौकरशाही में इतना भ्रष्टाचार क्यों है,
क्योंकि वो डिसाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में डिसाइड करने में विवेकी अधिकार चलता है, डिस्क्रिशनरी पावर चलता है। दूसरे शब्दों में हमको कोई चीज कब करना है ये वो डिसाइड करते हैं। और करने की बात ही छोड़ दीजिए, अब जैसे मान लीजिए आपके गांव में आपके दरवाजे पर जो है पक्की सड़क बननी है, तो आप बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, डीएम वगैरह को छोड़ दीजिए, डीएम एसडीएम को, नीचे आ जाइए। अगर ब्लॉक लेवल से वो तय होता है, एडीओ पंचायत मान लीजिए तय करता है आपके ग्राम प्रधान के साथ मिलकर, तो ग्राम प्रधान कतारे अभी रहने दीजिए हमारे विरोधी पार्टी के हैं, तो पता चला वो डिसाइड किया बाद में होगा। अब मान लीजिए आप बहुत उछल कूद मचाने वाले कोई व्यक्ति हैं, नेता हैं या कोई ऐसे हैं जिसका ऊपर संबंध है, तो ऊपर जाएंगे तो वो कह देगा कि अरे कोई न कोई बहाना बना देगा कि भाई पानी का ढलान इधर था उधर था तो पहले इधर बना दिए उधर बना दिए, आपके यहाँ वैसा जमावड़ा नहीं होता इसलिए आपके यहाँ बाद में बनेगा, तो कोर्ट में भी उसी की बात चलेगी। दूसरे शब्दों में दे एडवांस लेम एक्सक्यूजेज, यानी ऐसे अपने बचाव में ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देंगे, ऐसे ऐसे तर्क देंगे जो कि मतलब लगेगा कि हाँ जिनमिन है, जबकि जिनमिन नहीं होगा। इट कैरीज विद इट प्रेजुडिस, दूसरे शब्दों में इसके साथ पूर्वाग्रह ग्रसित होगा। तो कहने का मतलब बहानाबाजी, एक्सक्यूज का मतलब बहानेबाजी होता है, तो वो बहुत ही कमजोर बहानेबाजी को सामने रखते हैं। दूसरे शब्दों में लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, लोक नीति कार्यान्वयन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद द ब्यूरोक्रेसी। दूसरे शब्दों में लोक नीति कार्यान्वयन का मुख्य संबंध नौकरशाही से होता है। लोक नीति कार्यान्वयन से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उनमें ज्यादातर नौकरशाही इन्वॉल्व होती है। डिसाइडिंग और डूइंग दोनों काम उसी का है। लिख लीजिए, इन द इंप्लीमेंटेशन of the public policy, the focus is on two aspects, deciding and doing. Both are invariably, मैं अंग्रेजी में बार बार बोल रहा हूं बिना परिवर्तन के, लेकिन यहां आप हिंदी थोड़ा बदल देंगे, invariably associated with the bureaucracy, BUREAUCRACY, विद द ब्यूरोक्रेसी। यानी इन दोनों का, जिसको नहीं कहते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शक के, तो इन दोनों का, यानी इन दोनों का संबंध उन सभी क्रियाकलाप से होता है जो नौकरशाही से संबंधित है। Both are related to the activities of the government or all those activities associated with the bureaucracy. तो अब आपको समझ में आ गया लोक प्रशासन में आपको क्या पढ़ना है। यानी सरकार जो नीति बनाती है उसका जो क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी है उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। अगर लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो नीतियां बनती हैं, और सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में यही अंतर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, जैसे जो उसका मालिक है कि भाई ये अचीव करना है, उसके साथ और सब गोल्स होते हैं। और पब्लिक सेक्टर में जो गोल्स होते हैं वो पब्लिक को लेकर के बनाया जाता है। अब ये दूसरी बात है, भ्रष्टाचार का तो मामला ही दूसरा है। अब नेता भ्रष्ट निकल जाए, गांधी जैसे सरल कुर्ता पजामा पहन करके, गांधीवादी टोपी पहन करके वो भ्रष्टाचार करे, तो भाई उसका तो माजरा ही दूसरा है। वो तो, उसको तो रोकने के लिए लोकपाल और तमाम तरह की संस्थाएं बनी हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो लोगों के कल्याण संबंधी नीति को लागू करे उसको हम नौकरशाही कहते हैं, जो, या प्रशासन कहते हैं। जो नीतियां बनाए उसको हम सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, या शासन कहते हैं।
शासन चलाने वाले लोग जो होते हैं वो तंत्र के मालिक होते हैं। जैसे परिवार में आपके बाबूजी मालिक हैं, ठीक है, वो बताते हैं भाई परिवार को कैसे चलाना है, लड़के लड़की को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनका शादी ब्याह करना है, वो सब पॉलिसीज वो डिसाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अनकोडेड लिगेसी के रूप में होती हैं, यानी विरासत में मिली होती हैं। जैसे आपके बाबूजी किए वैसे आपके बाबूजी भी करेंगे। हो सकता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ों को आप भी अपना लें, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो करते उसी तरह से हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैसेज भी आप लोगों का पढ़ रहा हूं बीच बीच में। चलिए भाई, तो मोटे तौर पर आपसे कोई पूछे कि भाई शासन क्या है, जो जन कल्याण के लिए नीतियां बनाए, जो उसको लागू करे। यानी आप जब आईएएस होंगे तो जो मोदी साहब रहें, चाहे योगी जी रहें, चाहे अखिलेश यादव रहें, चाहे राहुल गांधी रहें, या कोई XYZ रहे, जो नीतियां बनेंगी वो नीतियां लागू होंगी। तो जो लागू करने का काम है वो नौकरशाही करेगी, यानी वो आईएएस पीसीएस ही करेंगे। ठीक है, उसमें हमने ढांचा बना करके समझा दिया। अब आ जाइए, जो नौकरशाही होती है उसका दो काम होता है, एक निर्णय लेना, एक करना। जैसे खाना अभी बनाएं, अब जैसे मान लीजिए आपने इच्छा व्यक्त किया कि भाई आज जो है गोभी की सब्जी बनेगी या पनीर की सब्जी बनेगी, टू एक्सप्रेस वंस विल। दूसरे शब्दों में एक बहुत बड़े अमेरिकी चिंतक थे, प्रशासनिक चिंतक थे, फ्रैंक जे गुडनाउ उनका नाम था। वो कहते हैं कि जनता की इच्छा को जो व्यक्त करता है वह वास्तव में राजनीति शास्त्र का हिस्सा है, यानी वही नेता होता है। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र में और लोक प्रशासन में अंतर क्या है? राजनीति शास्त्र में नेताओं के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, यानी जो शासन की नीति है वो होनी कैसी चाहिए, और इसमें ज्यादातर नौकरशाही के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। इसीलिए इसमें कार्मिक प्रबंधन वगैरह जब पढ़ाया जाता है तो ज्यादातर फोकस नौकरशाही उसी का तो होगा। भाई नेता तो पॉपुलर सॉवरेंटी पर आधारित है, उसका कोई कार्यकाल तो तय है नहीं। वो मान लीजिए लोकसभा में बहुमत गया तो मोदी जी गए, लोकसभा में बहुमत है तो 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। आपको कोई चुनाव उनाव से तो गुजरना नहीं है, एक के बार जीवन में तैयारी। भाई हम लोग काहे झेल रहे हैं? अगर हम लोग बहुत मेहनत किए होते जुनूनी तरह से तो हम लोग आईएएस होते, और आईएएस होते तो ये डे टू डे जो है डेली कुआं खोदो और पानी भरने का काम नहीं होता, हाँ पानी पीने का। आपको भी ऐसे ही अब इस गलती से आपको सीखना है। दूसरे शब्दों में डेली कुआं खोदना और पानी भरना नहीं, पानी पीना नहीं है, सॉरी। आप एक बार मेहनत कर दीजिए, 1 साल जम करके मेहनत कर दीजिए, आईएएस हो जाइए, फिर जिंदगी भर ऐश करिए। तो उसके लिए वो चीज जो पढ़ाई जाती है वो आपको प्रशासन में बताई जाती है। हालांकि इसमें आपको प्रशासन के कर्म बताए जाते हैं, उसके एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, मिशन या आपके पैशन जुनून के बारे में नहीं बताया जाता है। वो तो हम ऐसे आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। तो मोटे तौर पर प्रशासन 2 तरह से चीजें करता है, एक तो वो पहले निर्णय लेगा फिर उसको करता है, निर्णय लेने में ही उसका विवेकी अधिकार काम आता है। दूसरे शब्दों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS के अनुसार इसी स्टेज पर जो है भ्रष्टाचार होता है। अब जैसे मान लीजिए आप IRS हो गए, डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आपने इलाके के, आपने शहर के किसी व्यापारी को बुलाया जो कि सोने का कारोबारी है, स्वर्णकार है। आपने कहा यार कल मेरे बीबी का बर्थडे है, मैं सोच रहा हूं उसको एक बढ़िया गिफ्ट देने का सोने का, तो बताओ इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, बताओ कितना पैसा हो। तो पैसा वैसा थोड़े लेगा, वो गिफ्ट ला, सर अरे साहब आपने कह दिया पर्याप्त है, ठीक है हम मैं ला करके आपको दे दूंगा। वो ला करके ठो हार पकड़ा देगा, 2 4 5 लाख 9 लाख जो भी हो सके, 9 लखा हार वगैरह जो भी वो ला करके दे देगा, ठीक है। और आपने जो करने का फैसला लिया, नीति तो आप बना नहीं सकते। हमारे एक स्टूडेंट हैं IRS, वो कहते हैं कि 15 जून बताते हैं शायद, या 15 सितंबर जो भी 2020 में मोदी जी ने एक सर्कुलर निकाला, माने वित्त मंत्रालय ने, कि भाई ऐसा है कि अब डिप्टी कमिश्नर यानी कमिश्नर इनकम टैक्स के स्तर पर भी ये फैसला नहीं हो पाएगा कि किसी के यहाँ रेड करना है कि नहीं, तब तक जब तक कि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स उसको एंडोर्स ना कर दे, उसकी अनुमति ना दे दे। तो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स पूरे जोन का हेड होता है। आप समझ लीजिए वो रिटायरमेंट के समय उस पद पर लोग पहुंचते हैं। तो ये नीति बनाने का काम तो सरकार करेगी।
आपका काम यह है लागू करना, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया रेड डालना है, तो अब रेड डालना है पार्था चटर्जी के यहाँ, तो पार्था चटर्जी को आप पहले फोन करके बता देंगे भैया इतना पैसा पहुंचा दो, तो हम रेड डालेंगे और पैसा वैसा जो है सब हटा दो, इधर उधर से अपना हम देख लेंगे और कह देंगे कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो वहां डिसाइड करने का जो पावर आपके पास है, वहां विवेकी अधिकार आपको मिल जाता है। तो पार्था चटर्जी आपको 50 करोड़ मान लीजिए इसे छापे में मिला, तो आपको वो झूठ उसमें से 2-4 करोड़ रुपया पहुंचा देंगे। कहने का जो तात्पर्य है कि डिसाइड करने के स्टेज पर आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद से करेंगे। इस पर विवेकीय प्रयोग नहीं होता, विवेकीय प्रयोग पहले यही कर दिया जाता है। यानी डिस्क्रिशनरी जो डिसीजन है, यानी क्या करना है इस संबंध में, कब करना है, कितना करना है, ये डिस्क्रिशन है, आपका विवेक है। इसके लिए कोई कानून नहीं है, तो इसी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। लेकिन ये दोनों ही जुड़े हुए हैं प्रशासन से। लोकनीति के कार्यान्वयन के स्टेज पर दोनों, हर्बर्ट साइमन कहते हैं, दोनों होते हैं, और इन दोनों का संबंध प्रशासन से होता है। प्रशासन का मतलब नौकरशाही से होता है। दूसरे शब्दों में, शीर्ष नौकरशाही भले ही नीति निर्माण में हिस्सा ले, लेकिन जो निचली नौकरशाही होती है वो ज्यादातर नीति कार्यान्वयन में ही हिस्सेदार होती है, नीतियों को लागू करने में। चलिए भाई, इसीलिए कहा जाता है कि भाई आपकी सरकार में ये वादा किया गया था कि ये इतना पैसा आएगा खाते में, ये आएगा वो आएगा। नहीं, विरोधी दल वाले करते रहते हैं, महंगाई है, फला है, ढिमका है, लेकिन आपने नियंत्रण, यानी दोष आरोपण सरकार पर लगता है, नौकरशाही पर नहीं लगता है। ऐसा माना जाता है जैसी नियत वैसी बरकत, यानी आपने नीति ही ऐसी बनाई तो नौकरशाही क्या करे। हमारी वाइफ बिहार की हैं, वो कहती हैं जौन पूत जन्मले नहीं दुरुस्त रही है उनके चबतले से थोड़े। कहने का मतलब गहुआ में बच्चे जन्म लेते हैं तो कौनों का कपार बहुत चौड़ा रहता है, तो महरीन जो होती हैं या जो दाई होती हैं या जो नर्स होती हैं, वो कपड़ा दबाती हैं कि दबा करके उसको गोल कर दिया जाए, ठीक है। तो वो कहती हैं कि भाई अगर जन्मते वो बहुत चौड़ा है तो दबाने से कितना गोल करोगे। कहने का मतलब अगर नीति ही गड़बड़ है तो क्रियान्वयन करके कितना उसको दुरुस्त करेंगे। वही इसीलिए गहुआ हम कहते हैं जैसी नीति वैसी बरकत। तो नीति बनाने का काम चूंकि राजनेता करते हैं, इसीलिए जनता के सामने वो जिम्मेदार भी ठहराए जाते हैं। इसी के आधार पर जो है उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व ही उनका तय होता है लोकप्रिय सदन में। खैर, तो इस प्रकार से ये जब अर्थ समझाइएगा तो ऐसे कर दीजिएगा। अब हम संक्षेप में स्कोप के बारे में चर्चा कर देते हैं, फिर इसको हम लोग पूरा अगर नहीं हो पाए तो कल करेंगे। ये तो हमने मीनिंग समझाया, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। स्कोप है, ये है पहला चैप्टर। इसमें 3 चीजें हैं, मीनिंग है, स्कोप है और सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थ, विषय क्षेत्र और लाभ, या उपादेयता बोलते हैं इसको हिंदी में, उपादेयता, ठीक है। लेकिन हमने सरल हिंदी का प्रयोग किया। तो मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो इस प्रकार से मीनिंग हमने बता दिया, अब हम इसको बताने चल रहे हैं। सिग्निफिकेंस का तो आज टाइम नहीं बचेगा, हम इसको बताने चल रहे हैं। जब भी स्कोप की बात आए तो कोई आदमी पूछे स्कोप से क्या मतलब, तो उसको सरल भाषा में समझाइए। जैसे लोग पूछते हैं कि भाई लड़कवा का कर सकता है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो लड़का इंटरमीडिएट साइंस से लेके पढ़ रहा है, ये आईआईटी में भी जा सकता है, मैथमेटिक्स से पढ़ के आगे चल करके आईएएस की तैयारी करेगा, नहीं आईएएस तो पीसीएस हो जाएगा। कहने का जो तात्पर्य है, ये सब आपके करियर का स्कोप है। दूसरे शब्दों में आप कहां कहां जा सकते हैं, ये स्कोप है। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में हम पढ़ते हैं भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा कैसे तय होता है, या वो क्या क्या कर सकता है। तो एक तो एक्टिविटीज से उसका दायरा तय होता है, क्रियाकलाप से। एक होता है पोस्ट कार्व व्यू, लूथर गुलिक ने दिया है, उसके बारे में अब टेक्निकल चीज है, आपको बताया जाएगा। और एक सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी विषय वस्तु होता है। सब्जेक्ट मैटर और पोस्ट कार्व व्यू में बहुत टकराहट रहती है, इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जैसे मार्शल इडिमक हैं या लेविस मेरियम हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई दोनों के बीच जो है तालमेल बने रहना चाहिए। इस पर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, उन लोगों का हुबहू कथन ही उठा करके दे दिया है। तो स्कोप का निर्धारण 3 चीजों से होता है लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन में
विषय क्षेत्र का निर्धारण तीन चीजों से होता है। तीन चीजों से होता है। थ्री थिंग्स डिटरमिन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन कौन चीजें हैं? क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, दूसरा है पोस्ट कार व्यू, POSDCORB व्यू, यानी दृष्टिकोण। और तीसरा है विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर। विषय क्षेत्र इसकी हिंदी बनाया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर व्यू, विषय क्षेत्र दृष्टिकोण कहते हैं इसको। ये व्यू भी कर लीजिएगा इसी में, दृष्टिकोण। अभी इसको हम समझा देंगे। तीन चीजों से स्कोप तय होता है। एक, दो, तीन। सबसे पहले क्रियाकलाप देखिए। क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। इसमें क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, इसमें आप चार चीजों को शामिल कर दीजिए। पहली बात यह है कि नवीनतम घटना है, जिसमें आप कोविड को लीजिए, कोविड-19 को आप उठा लीजिए। उसके बाद जो है वो जन कल्याणकारी योजनाएं। इसमें आप किसान सम्मान निधि को रख दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को रख दीजिए, स्किल इंडिया कार्यक्रम को रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। सामान्य नीति, इसमें आप स्वच्छ भारत अभियान को रख दीजिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान को रख दीजिए, शिक्षा नीति को रख दीजिए, नई शिक्षा नीति जो मोदी साहब ने 2020 में घोषित किया। सामान्य नीति में आप तीन चीजों को रख दीजिए, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि इसमें आप जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके तब लिखता हूं ताकि ये जगह भी इसमें ये भी आ जाए, ठीक है। सरकारी योजनाएं क्या क्या बताया आपको? दो तीन ज्यादा चीजों का जिक्र ना करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1,76,000 करोड़ मोदी साहब ने अलग किया और राशन मुफ्त मिलता है। गरीब कल्याण योजना बहुत है, मुद्रा है, स्मार्ट सिटी है, अटल पेंशन योजना है, अमृत योजना है, तमाम है। तो गरीब कल्याण योजना को रख दीजिए और इसमें आप वर्तमान सरकार की नीतियों को ही जिक्र करना है। इसमें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को रख दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और तीसरा जो है वो किसान सम्मान निधि को रख दीजिए। कुछ खास वर्गों के लिए हो गया ये। सामान्य किसान सम्मान, एक मिनट, बेटी पढ़ाओ
किसान सम्मान निधि। बेटी बचाओ बेटी गरीब कल्याण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सम्मान निधि रख दीजिए। उसके बाद से सामान्य नीति, जन कल्याणकारी, विशिष्ट वर्गों के लिए यहां जोड़ सकते हैं, विशिष्ट वर्गों के लिए, फॉर स्पेशल कैटेगरी, विशिष्ट वर्गों के लिए, ताकि लगे कि ये सभी सबको इसका लाभ नहीं मिलता। और सामान्य नीति, इसमें आप सामान्य नीति में 3 चीजों का जिक्र कर दीजिए। सामान्य नीति में आप 3 चीजों का जिक्र कर दीजिए। एक आप कर दीजिए नई शिक्षा नीति, पहले कर दीजिए नई शिक्षा नीति। ये 2021 में पूछा भी है, 2020। उसके बाद से इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, सामान्य शिक्षा नीति 2020। उसके बाद से आप स्वच्छ भारत अभियान कर दीजिए। ठीक है। आयुष्मान योजना भी आप कर सकते हैं, पीएमजेवाई यानी पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आप कर सकते हैं इसको। तो सामान्य नीति में माने ये हम तीसरे के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है। अभी जैसे मोदी साहब ने कहा था कि आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के अवसर पर अब आईएनएस कौन गिरी है, नीलगिरी या कौन है वो, उसके लॉन्च के अवसर पर भी वो अब आज ही तो लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है। वो भी अब 2-3 दिन पहले उसका आईएनएस विक्रांत का किया था। तो उस समय ये कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत योजना का ये सबसे शानदार उदाहरण है कि हमने भारत के द्वारा निर्मित, स्वदेश में ही निर्मित एक वो कर दिया हमने, मतलब ये क्या कहते हैं, वारशिप युद्धपोत, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म का काम करेगा समुद्र में, जिसका इस्तेमाल करके जो है वो MiG-29 वगैरह जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं, यानी जो लड़ाकू विमान हैं, वो उड़ सकेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं उसको, यानी लड़ाकू विमानों को ले जाने वाला। तो इसके पहले जैसे आईएनएस गोर्स्को था, जिसको भीष्म का नाम दिया गया था। ठीक है। और ये दूसरा है, सॉरी, आईएनएस गोर्स्काव ही था, हाँ, रूस के द्वारा निर्मित है। ठीक है। नहीं, सॉरी, आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया है, और इसको उन्होंने नाम दिया है आईएनएस विक्रांत। ठीक है। तो ये दोनों जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हो गए हैं। 2 ही चीन के पास भी है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है 20। खैर, जो भी है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में वो बोल रहे थे। इसी प्रकार से 101 जो आइटम हैं, डिफेंस आइटम हैं, जो पहले बाहर से आयात किए जाते थे, राजनाथ सिंह ने कहा कि अब उनका निर्माण बेंगलोर स्थित हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में होगा। तो वो भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किया जा रहा है, वो भी उसका परिचायक है। दूसरे शब्दों में डिफेंस को लेकर के, चूंकि हम पहले 90% चीजों का आयात करते थे, भ्रष्टाचार उसी में होता था। अब भारत जो है कह रहा है कि हम आयात तो बंद कर ही रहे हैं, हम देश में निर्मित कर रहे हैं चीजों को, साथ ही साथ अब हम अपने जो डिवाइसेज हैं, डिफेंस आइटम्स हैं, अपैरेटसेज हैं, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, उनको जैसे तेजस है, उसको हम बाहर बेचेंगे भी। तो चाहे वो ताइवान हो या मलेशिया हो या फिलीपाइंस हो, कई जगहों से बातचीत चल भी रही है, उसको खरीदने के लिए कई लोग इच्छुक भी हैं। वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान हैं। तो इस प्रकार से जो है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसका जिक्र कर दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, परमेश्वरन जो कि इसके सेक्रेटरी हैं, ये भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, इनका कहना है कि भाई गरीब आदमी अपने कमाई का 5 से 6% हिस्सा, कुछ मामलों में तो ये 27-28% है, वो स्वास्थ्य पर खर्च कर देता है। जैसे जो गरीब लोग हैं वही मलिन बस्ती में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, और
वहीं जो है टीबी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी होगी। कोरोना भी ज्यादा उन्हीं लोगों को ग्रसित कर रहा था, क्योंकि वो भी लंग से संबंधित था, ये भी लंग से संबंधित है। ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड जीवन जीते थे उनमें से कम लोगों को ये हुआ। डेल्टा वेरिएंट को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर जो लंग संबंधी श्वास संबंधी बीमारी है वो ज्यादातर गरीब लोगों से को ही ग्रसित करती है। तो इस प्रकार से जो है उनका कहना यह है कि भाई इसके तहत जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने उनके आय का एक बड़ा हिस्सा, कुछ मामलों में 27-28%, एवरेज 6%, 5 से 6% हमने बचा दिया। दूसरे शब्दों में इतना पैसा जो अपनी कमाई उनके ऐसे ही कम, और उसका वो ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर को दे देते थे, तो उसको हमने बचा दिया। 2017 में जेपी नड्डा जब स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो इस समय उसमें एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, जिसके 4 पिलर में से एक पिलर सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि हम वेलनेस सेंटर का निर्माण करेंगे हर जगह जिले स्तर पर। दूसरे शब्दों में बीमार होने के पहले ही लोग अस्पताल आ जाएं और अपने शरीर की जांच करा लें, जिससे बीमारी हो ही ना। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जांच में पता चला शुगर बढ़ा है, तो उसका इलाज पहले ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका जिक्र। नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3 योजना, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि पहले जो एलकेजी वगैरह होता था, कृषि का कॉन्सेप्ट था पालन घर का, जिसमें बच्चों को खेलने वोलने के लिए 2-2.5 साल बाद डाल दिया जाता था। अब वो सब चीजें खत्म हो गई। 3 साल बाद एलकेजी में चला जाता था, 4 साल में बाद वो केजी में चला जाता था, 5वें साल में वो अब एक ही दर्जे से पढ़ाई शुरू होगी। केजी तक की जो पढ़ाई है वो नहीं होगी, वो बच्चा जो है वो अपना खेलेगा कूदेगा। 2 वर्ष का समय उसके लिए निर्धारित किया गया है। पहले वो 3 साल में होता था, 2 वर्ष वो खेलेगा कूदेगा, ठीक है, उसके ऊपर पढ़ाई का कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। उसके बाद 5 दर्जा वो पास करेगा, फिर 3 दर्जा यानी 6, 7, 8, फिर उसके बाद से 3 दर्जा, पहले 9, 10, 10+2 स्कीम जो थी 1986 में घोषित शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के समय में की गई थी, उसको बदल करके 3 कर दिया है। इसका मतलब वो 11 जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। प्री यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसी प्रकार से डिग्री के स्तर पर 4 साल की मान लीजिए डिग्री है, तो 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर ड्रॉप आउट आप हो गए, आप दोबारा पढ़ना चाहें तो आ भी सकते हैं, और 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स, और 4 साल के बाद कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी। 3 साल के बाद भी डिग्री जैसी ही होगी। नौकरी इन सब के आधार पर आप पाने के हकदार होंगे। और इसके बाद इसका फीचर यह है कि जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, लोकल डायलेक्ट है, लोकल माने जो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है, उसमें आप मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए अंग्रेजी जानना जरूरी हो। तो इस तरह से करके नई शिक्षा नीति है, स्वच्छ भारत अभियान है, आत्मनिर्भर भारत योजना है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए, जैसे लगे कि हाँ आप पढ़े हुए हैं। तो इससे एक्टिविटीज सरकार की तय होती हैं। तो कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सामान्य नीतियां हैं, ठीक है। और कोविड-19 जैसे नवीनतम जो घटनाएं हैं, नवीनतम जो अचानक सरकार की जिम्मेदारी तय हो जाती है कि भाई ये करना है जन कल्याण के लिए, ये भी जन कल्याण से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से सरकार जो है आधुनिक जन कल्याणकारी राज्य में, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में सरकार को अनेकों कार्य करने होते हैं। उसके बाद से डिलीवरी सिस्टम है, चौथा जो है डिलीवरी सिस्टम है, वितरण प्रणाली है, और इसी में छिपा है वितरण न्याय। इसमें आप जिक्र कर दीजिए सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर का जिक्र कर दीजिए, DARPG का जिक्र कर दीजिए, भारत के संदर्भ में भी हो जाएगा। और आप जो है जैसे दिल्ली सरकार का एग्जाम, डोर डिलीवरी यानी घर घर। अब जैसे अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, घर घर अन्न योजना, राशन पहुंचाने की जो योजना है, या अन्य सरकारी सेवाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए तो आपके दरवाजे पर बंदा लेके जाएगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा नॉमिनल, लेकिन वो आपको मिल जाएगा दरवाजे से। ऑनलाइन आप, भाई गवर्नेंस का सिस्टम है ही,
ई गवर्नेंस आज प्रोजेक्ट जो मई 2006 में लॉन्च हुआ था वो अभी तक चल रहा है। आप घर बैठे जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब तो ऑनलाइन एफआईआर भी होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देते हैं, जीएसटी भर देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, इसका फुल फॉर्म है प्रशासनिक, वो ये सब चीजों के लिए केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदार है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग इसको बोलते हैं। प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत निवारण विभाग या लोक शिकायत विभाग बोलते हैं। नागरिक चार्टर टाइम बाउंड कार्यक्रम के अंतर्गत यानी समय के भीतर आवाज आ गई है, उसमें यह है कि आपको ये पहले वाले में जो है कि नागरिक को समय के भीतर, जैसे 10 दिन 15 दिन के भीतर आपको सेवाएं मिल जाएंगी। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो आप मान लीजिए उसके लिए 15 दिन अधिकतम सीमा तय है, तो 15 दिन के भीतर आपको वो सेवा मिल जाएगी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। अभी तक जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद, वो केवल मे आई हेल्प यू का हुआ है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, यानी और कस्टमर केयर, जैसे मान लीजिए आपको गैस बुक कराना है तो आपने भारत गैस वाले उस पर कस्टमर केयर पर फोन किया, गैस आपका बुक हो गया। या आप जाएंगे अशोका होटल जो 5 स्टार होटल है जिसे सरकार चलाती है, उसमें वहां आपको बाहर काउंटर पर एक लिखा हुआ मिल जाएगा, बाहर काउंटर पर एक लिखा हुआ मिल जाएगा मे आई हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप जो भी पूछेंगे, फलाने इस कमरे में रुके हैं या ढमाकेस हमको मिलना है या कमरा चाहिए या शादी ब्याह के लिए बैंक्वेट हॉल चाहिए, जो भी XYZ है वो इंक्वायरी आप वहां कर सकते हैं। अभी तक सिटीजन चार्टर में यहीं तक इंप्रूवमेंट हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट 1991 में पहली बार जॉन मेजर ब्रिटेन की सरकार ने, टोरी सरकार ने दिया था। तो इन 3 का जिक्र कर दीजिए। ये डिलीवरी सिस्टम से, इससे भी सरकार कहां कहां पहुंच सकती है, क्या क्या काम कर सकती है, ये तय होता है। और इसके अलावे पर्यावरण, जैसे टिकाऊ विकास है, पर्यावरण संबंधी जो टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे मोदी साहब ने 2015 में बेंटले स्टेडियम पेरिस जाकर के उन्होंने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी, जिसका मुख्यालय यहीं गुड़गांव में ही है। तो उन्होंने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बचे हुए देशों को सूर्य पुत्र कहा था। इस समय 101 देश उसमें शामिल हैं और ये ISA कार्यरत भी है, काम भी कर रहा है। और ये पेरिस मीट जो बराक ओबामा के सुझाव पर आयोजित किया गया था, किगाली घोषणा पत्र जो रवांडा की राजधानी है जहां इसको एंडोर्स किया था 50 से अधिक देशों ने, तो पेरिस मीट और किगाली घोषणा पत्र के अनुपालन में है। दूसरे शब्दों में ज्यादा से ज्यादा हरित ऊर्जा की तरफ आदमी बढ़े और ये जो पेट्रोल और डीजल जला करके जो पार्टिकुलेट मैटर छोड़ता है आसमान में, जिससे प्रदूषण होता है और लोगों को तरह तरह की तकलीफ होती है, उससे आदमी बचे, या ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे आदमी बचे। ठीक है, तो इसके लिए मोदी साहब ने जो किया वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वो एक अलग है। उसके अलावे भी जैसे आप कह सकते हैं कुलभूषण जाधव का मामला है, महाराष्ट्र के पूर्व नेवी ऑफिसर जिनको पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट यानी 4 स्टार जनरल की मिलिट्री कोर्ट ने, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जिसे कहते हैं, मौत की सजा दे दी है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के उसे रुकवाना, उस मौत की सजा को स्टे करवाना और बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे करके उसे खारिज करवाना, ये सब भी सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरे शब्दों में सरकार अपने तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करती है। जैसे अभी श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, आर्थिक तबाही आई, तो भारत सरकार ने उनको कई तरह के तमाम पेट्रोल और तमाम चीज़ों को से मदद किया, राशन भेजा, पेट्रोलियम पदार्थ भेजा, पेट्रोल और डीजल भेजा जिसमें प्रमुख हैं। इस तरह से करके आप इसका जिक्र कर सकते हैं। इससे ये सब चूंकि नौकरशाही ये नीतियां बनाने में, जैसे विदेश मंत्रालय में भी बैठे हुए लोग या डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है उसमें बैठे, डिफेंस के 2 हेडक्वार्टर्स हैं, एक तीनों सेनाओं के चीफ जहां बैठते हैं वो भी मिलिट्री हेडक्वार्टर है, और एक जहां डिफेंस मिनिस्टर बैठता है, तो जहां डिफेंस मिनिस्टर बैठता है उसमें IAS अधिकारी बैठते हैं, तो वो सिविलियन हेडक्वार्टर है, और डिफेंस पर्सनल का जो हेडक्वार्टर है वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से
इस प्रकार से आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का जिक्र करके इसको कर सकते हैं। चूंकि डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये तय होता है। शेष चीजों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज दूसरा क्लास शुरू हो रहा है, स्कोप पर ही हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। कल समय अनुसार हम लोग सिग्निफिकेंस पर भी चर्चा करेंगे। स्कोप में हमने एक ही चीज बताया, एक्टिविटी बताया। पोस्ट कार व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू पर चर्चा हम लोग कल करेंगे और स्कोप को पूरा करेंगे। धन्यवाद। हाँ भाई, ये एक जानकारी है। ये एडमिशन जो लोग लेंगे उनको आज लास्ट डेट है डिस्काउंट का। उनको फीस में कुछ छूट मिलेगी, 10% की भारी छूट दिया हुआ है। ठीक है, सभी कोर्सेज पर, यानी जो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे तो 10% की आपको छूट मिलेगी। इन फोन नंबरों पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप को एडमिशन लेना है तो उस संबंध में आपको क्या क्या सहूलियत मिलेगी। ठीक है, आज लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कोड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धन्यवाद।